शहर से दूर हरे भरे जंगलों और ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा एक छोटा सा गांव है, रामपुर, जहां गांव का मुखिया राम सिंह अपने 2 बेटों जय और विजय के साथ हंसी खुशी रहता है। लेकिन राम सिंह को अचानक बीमारियों ने घेर लिया। भाई विजय, पिताजी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब होती जा रही है। तुम जल्दी से जाओ और डॉक्टरनी जी को बुला लाओ। मैं पिताजी के साथ ही रहता हूँ। ठीक है जय, मैं यूं गया और यूं आया। डॉक्टरनी जी, डॉक्टरनी जी, डॉक्टरनी जी। अरे 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 विजय, थोड़ा सांस तो ले लो। क्या हुआ? पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टरनी जी, आप जल्दी चलिए मेरे साथ, कहीं देर ना हो जाए। ओह गॉड, ऐसी बात है। बहुत समय पर आए हो तुम। थोड़ा भी लेट हो जाता ना तो मैं दूसरे गांव जा चुकी होती। अब चलो जल्दी। कितना समय बचा है मेरे पास बिटिया? अरे क्या मुखिया जी, ऐसी बातें बोलकर क्यों अपने बच्चों को डरा रहे हैं? क्यों बूढ़े से मजाक कर रही हो बिटिया? जाना तो जीवन का सबसे बड़ा सच है, इससे क्या बचना। कुछ नहीं हुआ आपको, मामूली सी सर्दी खांसी है बस। बड़ा सच हो या छोटा, अभी तो बरसों जीना है तो जीना है बस। विजय, तुम ये 2 दवा ले आओ। 1 डोज अभी दे देना सोने से पहले, दूसरा कल सुबह और तीसरा कल शाम को। वैसे फर्क तो पहले डोज में ही दिख जाएगा। डॉक्टरनी जी, सब ठीक हो जाएगा ना? अरे ये हो क्या गया है आप सबको? इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? भाई सच में इन्हें मामूली सर्दी खांसी है। विश्वास करो भाई, सब ठीक है। अब और कोई बात नहीं होगी। मैं चलती हूँ। डॉक्टरनी जी, मौसम बहुत खराब हो गया है। ऐसे में आपका जाना सही नहीं होगा। मेरी मानिए, बारिश थमने तक आप यहीं रुक जाइए। जय, डॉक्टरनी जी को गेस्ट हाउस में ले जाओ। अरे लेकिन ऐसे कैसे? डॉक्टरनी जी, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। इसे अपना ही घर समझिए। आइए मेरे साथ। तुम डॉक्टरनी जी को इनका कमरा दिखाओ, तब तक मैं दवा ले आता हूँ। ये लोग बहुत ही भोले हैं, मगर ये नहीं जानते कि मुझे यहाँ रोक कर ये लोग अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। अपने माथे पर परेशानी की कई लकीरें लिए डॉक्टरनी जय के पीछे पीछे गेस्ट हाउस में चली गई। वहीं विजय मेडिकल स्टोर से डॉक्टरनी की लिखी दवाई ले आया और उसने बताई गई डोज मुखिया जी को खिला दी। इसके बाद उस खराब मौसम वाली रात सभी लोग चादर तानकर सो गए। लेकिन रात के 12 बजते ही अचानक मुखिया जी की नींद खुल गई। डॉक्टरनी जी सही कहा था, दवा की एक ही खुराक ने मुझे अच्छा भला कर दिया है। शरीर टूटना भी बंद हो गया। थोड़ा पानी पी लेता हूं। अरे ये आवाज कैसी? जय, विजय, अरे कमबख्त तो उठो, जल्दी उठो। क्या हुआ पिताजी? लगता है कोई जंगली जानवर गेस्ट हाउस में आ गया है। कहीं वो डॉक्टर की जान खतरे में ना पड़ जाए। हमें उन्हें बचाना होगा। अरे बाप रे, जल्दी चलो।
राम सिंह जय विजय के साथ गेस्ट रूम पहुंचते हैं तो डॉक्टर रूपवती उन्हें दीवार की ओर मुंह करके खड़ी नजर आती है। उन्हें डॉक्टरनी का मुंह हिलता हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे वो कुछ खा रही है। तभी विजय डरते हुए कहता है, पिताजी, मुझे डर लग रहा है। मैं तो कहता हूं हम वापस चलते हैं। चुप कर डरपोक की औलाद। ऊपर वाले ने हाथी जैसा शरीर दिया है, फिर भी तुझे डर लग रहा है। डॉक्टरनी बिटिया, आप ठीक तो है ना? डॉक्टर बिटिया। ओ मेरी माँ, ये क्या है? मैं जो भी हूँ, मुझे भूख लगी है। आओ मेरे पास आओ। मुझे तुम्हारा दिल खाकर अपनी भूख मिटानी है। आओ मेरे पास आओ। अरे लंपटो, देख क्या रहे हो? बाहर निकलो, दरवाजा बंद करो, वरना ये मार डालेगी हमें। हाँ, चलो। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। अरे कमबख्तो, ये डॉक्टर की जगह किसे ले आए तुम घर में? पिताजी, मैंने तो जान बचाने वाली डॉक्टर को ही बुलाया था, पर मुझे क्या पता था कि ये जान लेने वाली चुड़ैल निकलेगी। पिताजी, मुझे अब सचमुच में डर लग रहा है। अब हम क्या करेंगे? जो भी हो, हमें हिम्मत से काम लेना होगा बेटा। पिताजी, डॉक्टर मैडम के साथ कोई तगड़ा ही कांड हुआ पड़ा है। मैं तांत्रिक बाबा को बुलाकर लाता हूँ। तब तक आप लोग इस चुड़ैल को बाहर निकलने मत दीजिएगा। अपनी बात बोलकर जय तुरंत तांत्रिक बाबा को बुलाने के लिए चला गया। उसके जाते ही गेस्ट रूम का दरवाजा चुड़ैल को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाया। मेरी पकड़ में जो एक बार आ गया वो बच नहीं सकता मुखिया। भागो, कहाँ तक भागोगे? जहाँ तक भागोगे मैं भी वहीं तक आऊंगी। कहाँ जाओगे बच के? अब मैं तुम दोनों को मार कर तुम दोनों का दिल खा जाऊंगी। विजय! चुड़ैल विजय को पकड़कर मारने के लिए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन वो उसे पकड़ती उससे पहले उसके सर पर कोई मोटा डंडा मारता है, पर चुड़ैल को कुछ असर नहीं होता है। रुक जा चुड़ैल! क्या बात है, एक और शिकार! आज तो मेरी लॉटरी लग गई। मेरे भाई से दूर हट जा चुड़ैल, तेरा अंत आ चुका है। नहीं नहीं, बचाओ बचाओ बचाओ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझसे डरने के बजाय आपने मुझसे लड़कर मेरे अंदर की चुड़ैल को हरा दिया। लेकिन डॉक्टरनी बिटिया, तुम चुड़ैल बनी कैसे? आज से 10 दिन पहले
शाम को मैं कार से अपने घर लौट रही थी, तभी एक बरगद के पेड़ के नीचे मेरी कार खराब हो गई और उसी पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी। उसने मुझे अपने वश में कर लिया। तब से रोज रात 12 बजे ही मैं चुड़ैल बनकर लोगों का दिल खा रही थी। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है जो आप लोगों ने मुझे चुड़ैल से मुक्ति दिला दी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह एक चुड़ैल के हाथों से डॉक्टर बच गई और उसके साथ साथ ही मुखिया और उसके बेटे भी मरने से बच गए। लेकिन सबकी किस्मत ऐसी नहीं होती। एक दिन एक फॉरेस्ट ऑफिसर, अमरनाथ और दीप तीनों फॉरेस्ट ऑफिस में बैठे थे। अमरनाथ और दीप, तुम दोनों इस इलाके के बेस्ट शिकारी हो। मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड चेक किया है, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। इस जंगल में भेड़िए बहुत बढ़ गए हैं और वो कोई आम भेड़िए नहीं लगते, थोड़े अजीब है। आप फिक्र मत करो सर जी, काम हो जाएगा। कल सुबह तक सारे भेड़िए खत्म हो जाएंगे। पर ये काम आप भी तो कर सकते हैं, हमारी क्या जरूरत है? अरे तुम समझ नहीं रहे हो, हम सरकारी आदमी हैं और इसीलिए हमें जंगल के किसी भी जानवर को मारने की इजाजत नहीं है। ठीक है, पर इसके पैसे? काम होते ही तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। अचानक दीप का ध्यान ऑफिसर के बाएं हाथ पर गया। वहां उसने देखा कि किसी जानवर ने ऑफिसर को पंजा मारा था। ये पंजा किसने मारा आपको? किस जंगली जानवर के साथ सामना हुआ था आपका? अरे नहीं नहीं, ये तो बस प्रैक्टिस करते वक्त लोहे के तार से टकराया था, तभी ये चोट आ गई थी मुझे। दीप को ऑफिसर के जवाब पर पूरा यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो निशान उसे किसी जंगली जानवर का ही लग रहा था। बात खत्म होते ही अमरनाथ और दीप वहां से चले गए। उसी रात अमरनाथ और दीप शिकार करने के लिए जंगल में निकल गए। वो दोनों ही गाड़ी से घने जंगल की तरफ आगे बढ़ रहे थे। अमरनाथ गाड़ी चला रहा था और दीप उसके बगल में बैठा हुआ था। इतनी भी क्या जल्दी थी? क्या हम शिकार करने सुबह नहीं जा सकते थे? नहीं, सुबह शिकार करने में मजा नहीं आता। इसमें मजे की क्या बात है? रात को कितना खतरा होता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये जंगल और यहाँ के जानवर हमारे लिए नए हैं। कोई खतरा नहीं होता। रात में सब जंगली जानवर सो जाते हैं और तभी उनका शिकार करना आसान होता है। सुबह के वक्त वही जानवर अलर्ट होते हैं और तभी उनसे हमें ज्यादा खतरा हो सकता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई जंगली जानवर जाग रहा होगा तो क्या उसे भी हमेशा के लिए सुला देंगे? तू तो बिना बात के डरता रहता है। चुप, कुछ नहीं होगा। दीप बहुत ही डरा हुआ था। अमरनाथ ने जंगल के बीचों बीच गाड़ी को रोक दिया और दोनों गाड़ी से नीचे उतरे। जंगल बहुत घना था, इसलिए चांद की रोशनी भी उन तक ज्यादा नहीं आ रही थी। अमरनाथ ने गाड़ी से 2 बंदूकें निकाली और एक दीप के हाथों में थमा दी और कहा, ये ले बंदूक, फुल्ली लोडेड है। अगर कोई भेड़िया तुझे दिखे तो सीधा शूट कर देना। सुबह तक काम खत्म करना है। और हाँ, अब तू डरना बंद कर, मैं हूं तेरे साथ। चल अब। अमरनाथ और दीप जंगल में आगे बढ़ने लगे। उतने में उन्हें एक भेड़िए के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। दीप वो आवाज सुनकर थोड़ा डर गया, पर अमरनाथ वो आवाज सुनकर बहुत खुश हुआ। लगता है हम पहुंच गए। चल, भेड़ियों का शिकार करते हैं।
अमरनाथ भागता हुआ आगे बढ़ने लगा। दीप भी उसके पीछे भागने लगा, पर अमरनाथ तेजी से भागकर आगे निकल गया। अमरनाथ, अरे मेरे लिए रुको जरा, अमरनाथ। दीप अचानक से रुक गया। उसे अमरनाथ कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसने वहीं रुककर आवाज लगाना शुरू किया। अमरनाथ, अमरनाथ, कहाँ है तू? अमरनाथ। बहुत दूर से अमरनाथ की आवाज आई। अरे मैं यहां हूं, जल्दी से आगे आ जा। दीप डरते हुए एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए चल रहा था कि तभी अचानक उसके सामने एक भेड़िया आ गया। उस भेड़िए को देखकर दीप से डर के मारे बंदूक भी नहीं उठाई गई, क्योंकि वो कोई मामूली भेड़िया नहीं था। वो भेड़िया आम भेड़ियों की तुलना में काफी बड़ा था, और सबसे भयानक बात ये थी कि उसे 2 सिर थे। वो बेहद खूंखार लग रहा था। डर के मारे दीप के हाथ से बंदूक छूट गई। अरे इसके तो 2 सिर है। ऐसा भेड़िया मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। देखोगे भी नहीं, क्योंकि हम इस जंगल में ही रहते हैं। भेड़िए के मुंह से आवाज सुनकर दीप और भी ज्यादा डर गया। तुम बोल भी सकते हो? हाँ, और हम सिर्फ इंसान खाते हैं। भेड़िए की ये बात सुनकर दीप वहां से भागने लगा। भेड़िया भी उसके पीछे भागा। यहाँ अमरनाथ बंदूक हाथ में लिए ध्यान से चल रहा था कि तभी अचानक उसे दीप के चिल्लाने की आवाज आई। अमरनाथ पीछे मुड़ा। दीप, क्या हुआ तुझे? कहां पर है तू? वो दीप की आवाज के दिशा में भागने लगा। अचानक उसे बहुत सारे भेड़ियों की रोने की आवाज आने लगी। वो थोड़ा डर गया, पर फिर भी भागता रहा। रास्ते में उसे दीप की पड़ी हुई बंदूक नजर आई। पता नहीं कहां चला गया ये। दीप, दीप। अमरनाथ ने फिर भागना शुरू किया, पर भागते भागते उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गया। उसने पीछे देखा तो डर के मारे सुन्न हो गया। नीचे बहुत सारा खून पड़ा हुआ था और बगल में खून में लिपटे हुए दीप के कपड़े। तभी उसे पीछे से झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे दिखा कि 4 लाल आंखें उसे घूर रही थी। उसने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और उन आंखों की तरफ तान के खड़ा रहा। अच्छा, तो तुम 2 भेड़िए हो, आ जाओ। वो 4 लाल आंखें जैसे ही झाड़ियों से बाहर आई, अमरनाथ डर से कांपने लगा। उस 2 सिर वाले बड़े भेड़िए को देखकर अमरनाथ के मुंह से कुछ आवाज नहीं निकली। उस भेड़िए के दोनों मुंह से खून टपक रहा था। वो अमरनाथ की तरफ बढ़ने लगा। अमरनाथ ने हिम्मत करके उस पर एक गोली चलाई, पर वो गोली एक मामूली पत्थर की तरह उस भेड़िए के पेट से टकराई और नीचे गिर गई। उसने दूसरी गोली मारी, पर उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। तुम्हारे इन खिलौनों से हमें कुछ नहीं होगा। भेड़िए की वो भयानक आवाज सुनकर अमरनाथ बुरी तरह से डर गया और उसके हाथ से बंदूक नीचे गिर गई। वो उस भेड़िए से अपनी जान की भीख मांगने लगा। मुझे जाने दो, मैं आगे से इस जंगल में कभी नहीं आऊंगा। इस जंगल में कोई शिकार करने नहीं आ सकता, पर तुम यहाँ तक आ गए। मुझे बताओ, हमें मारने के लिए तुम्हें यहाँ किसने भेजा था? वो उस फॉरेस्ट ऑफिसर ने। उस ऑफिसर को कल ही मार देना चाहिए था, पर वो बच के निकल गया।
मुझे लगा हमारे डर से वो जंगल की तरफ फिर से नहीं आएगा, पर मैं गलत था। कोई बात नहीं, तुम्हारे बाद उसको भी खत्म कर देंगे। मतलब उस ऑफिसर को तुम्हारे बारे में पता था, फिर भी उसने हमें यहाँ मरने के लिए भेजा? कल मैंने उसके हाथ पर एक वार किया था, पर वो भाग गया। आज उसके घर में घुसकर उसे मारूंगा। भेड़िया अमरनाथ की तरफ बढ़ा और उसने जोर से उसकी छाती पर पंजे से 2 वार किए। अमरनाथ के कान और मुंह से खून बहने लगा। भेड़िए ने आगे बढ़कर उसके पेट को अपने दांतों से फाड़ दिया और अमरनाथ की वहीं मौत हो गई। उस भेड़िए के मुंह से बहुत सारा खून टपक रहा था। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई और बहुत सारी लाल आंखें दिखने लगी। तुम सब इसे खाओ, तब तक मैं उस ऑफिसर को देखता हूँ। आज के बाद कोई भी हमारे जंगल की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। इतना कह के वो भेड़िया वहां से भाग निकला और बहुत सारे उसके जैसे दिखने वाले भेड़िए झाड़ियों से आकर अमरनाथ की लाश को खाने लगे। ऑफिसर अपने कमरे में आराम से सो रहा था। तभी उसे कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई और वो जाग गया। दरवाजा खुलते ही उसे दीवार पर उस भेड़िए की परछाई दिखने लगी और वो काफी डर गया। भेड़िया गुस्से में ऑफिसर की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। ऑफिसर ने तुरंत टेबल पर पड़ी हुई बंदूक उठाई और भेड़िए पर गोली चलाने लगा। भूल गए क्या ऑफिसर, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भेड़िए ने एकदम से ऑफिसर पर छलांग लगाई और एक ही वार में उसे मार दिया। ऑफिसर को मारने के बाद भेड़िया जोर से चिल्लाया। उस हादसे के बाद उस जंगल की तरफ कोई भी इंसान जाने से डरने लगा, पर भूख लगने पर वो भेड़िए इंसानों की बस्ती में आकर लोगों को खाने जाते थे। अक्सर देखा गया है, लोगों को डराने के लिए कहीं सुनी बातों को बताकर डराया जाता है। सुनने वाला भी हकीकत जाने बगैर खौफ के साए में डर डर कर जीता रहता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि कहीं सुनी बातें हमेशा सच होती हैं। वो बातें झूठ भी हो सकती है। सो हमने सुबह ही कहा था कि हवेली की साफ सफाई कर देना, लेकिन आज खेत का काम करते करते इतनी देर हो गई कि सुबह का काम अब रात में करना पड़ेगा। विनोद बाबू, आज तो पूरी नींद हराम समझो। इस सब से डर के मारे विनोद की हालत खराब हो जाती है। बावजूद इसके विनोद हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ता है कि तभी उसके चेहरे के ठीक सामने ऊपर से एक डरावनी चुड़ैल की शक्ल आ जाती है, जो चमगादड़ की तरह उसके सामने झूलने लगती है। उसे देख विनोद की घी बंध जाती है। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि तभी चुड़ैल उस पर हमला कर देती है और उसकी गर्दन को पकड़कर उसे ऊपर खींचने लगती है। छोड़ दे चुड़ैल, हमको छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगी। तू हवेली में क्यों आया? नहीं आना चाहिए तुझे।
गलती हो गई मेरी माँ, दोबारा कभी इस हवेली में नहीं आएंगे। छोड़ दे हमें, अरे छोड़ दे चुड़ैल, छोड़ दे। अरे अरे विनोद भाई, संभालो खुद को। क्या हुआ? अरे इतने डरे हुए क्यों हो? सब ठीक तो है ना? चुड़ैल, सोहन भाई हवेली में चुड़ैल है। चुड़ैल? अरे ये क्या कह रहे हो? सच कह रहे हैं भाई, वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी जो हम जिंदा बच के आ गए हैं, वरना उस चुड़ैल ने तो हमें मार ही डाला था। भाई तुम पकड़ो तुम्हारी हवेली की चाबी, हमसे तो उसकी साफ सफाई ना हो पाएगी। हम तो कहते हैं अगर तुम भी जिंदा रहना चाहते हो तो जितनी जल्दी हो सके उस हवेली से पल्ला झाड़ दो। कहीं उस चुड़ैल के हत्थे चढ़ गए तो राम नाम सत्य समझो। राम, सड़क पर गाड़ी चलाने के बजाय ये उबड़ खबड़ जगह पर क्यों चला रहे हो? ये गांव की कच्ची सड़क है रुक्मणी, शहर की स्मूथ सड़क नहीं। ये कच्ची सड़क नहीं, नरक जाने वाली कच्ची सड़क है। पता नहीं तुम्हारे गांव में पक्की सड़क कब बनेगी। सड़क बने ना बने उससे हमें क्या, एक बार हवेली बेच दे, उसके बाद यहाँ कभी आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राम और रुक्मणी हवेली बेचने आ तो रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं उनकी पुश्तैनी हवेली में चुड़ैल के रूप में उनकी मौत मंडरा रही है। अब देखना ये है कि दोनों के साथ क्या होगा। प्रणाम मालिक मालकिन, आप लोग अंदर चलिए, हम सामान लेकर आते हैं। सोहम, हवेली की साफ सफाई हो गई है ना? नहीं मालिक, सफाई तो नहीं हो पाई। व्हाट? तुम्हें बताया था ना कि 3 दिन में हवेली खरीदने के लिए लोग आ रहे हैं। अगर साफ सफाई नहीं हुई होगी तो बेचने में मुश्किल हो सकती है। हवेली बेचने की मुश्किल बहुत बड़ी हो चुकी है मालिक। मतलब कहना क्या चाहता है तू? मालिक, इतने लंबे समय से हवेली खाली पड़ी थी तो किसी चुड़ैल ने उस पर कब्जा कर लिया है, और वो चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है। चाहो तो आप पूरे गांव से पूछ सकते हो। गांव की छोड़, तू बता, तूने वो चुड़ैल देखी अपनी आंखों से? नहीं मालिक, देखी तो नहीं, मगर जब तूने चुड़ैल देखी ही नहीं तो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास क्यों कर रहा है? लोगों का क्या है, वो तो दूसरों की जेब में 2 पैसे जाते देखकर जलन के मारे सूखने लगते हैं। ऐसे ही किसी गांव के आदमी ने यह अफवाह उड़ाई होगी, और ये भूत प्रेत चुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती। तुम अभी हवेली जाओ और अच्छे से साफ सफाई करके आओ, जाओ। जी मालिक। चुड़ैल न होने की बात पर सोहन हामी तो भर देता है, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव से साफ पता चलता है कि उसे पूरा यकीन है कि हवेली में चुड़ैल है। क्या सोच रहे हो राम? सोच रहा हूँ मैं भी हवेली का चक्कर लगा ही लूं, देखूं तो सही इस चुड़ैल की कहानी के पीछे की सच्चाई है क्या। बेकार की बातों पर जाने की जरूरत नहीं है राम, आराम करो तुम। छोड़ चुड़ैल, छोड़ मुझे, छोड़ दे। चुड़ैल, चुड़ैल, बचाओ, चुड़ैल, चुड़ैल। सोहन, सोहन रुको, क्या हुआ सोहन? चुड़ैल, मालिक अंदर चुड़ैल है, भागिए यहाँ से जल्दी। कोई नहीं भागेगा यहाँ से सोहन, संभालो खुद को। अभी संभालने का नहीं, भागने का समय है मालिक।
वो मार डालेगी हमें। हम सच कह रहे हैं मालिक, अब तो हमने अपनी आंखों से देख भी लिया है उस चुड़ैल को। बहुत खतरनाक है वो। देखिए, मेरी गर्दन पर उसके नाखूनों के निशान हैं। देखिए। राम, उधर देखो। कहाँ? अरे, अभी तो वही थी। कहाँ गई? राम, मुझे लगता है हमें अभी यहाँ से चलना चाहिए। कल दिन में सोचते हैं हमें क्या करना है। मैं सच कह रही हूँ राम, शुरू में मुझे भी ये सब बकवास ही लग रहा था, लेकिन कल जो सोहन के साथ हुआ और जो मैंने हवेली में देखा, उसके बाद मैं भी पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि हवेली में चुड़ैल है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रुक्मणी। पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी तुम गांव वालों के अंधविश्वास पर विश्वास करती हो। मैं अंधविश्वास नहीं करती राम, लेकिन कल जो मैंने अपनी आंखों से देखा, उसे कैसे झुठला दूं? वो तुम्हारी नजरों का धोखा भी तो हो सकता है रुक्मणी। वो नजरों का धोखा नहीं था राम, वो सच था। वहाँ चुड़ैल थी। खैर, मैंने फैसला कर लिया है। हम इस हवेली को बेचने में अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते राम। हम अपनी मेहनत की कमाई से शहर में कोई अच्छा घर खरीद लेंगे। हम आज के आज अब भी घर वापस जाएंगे। चलो, मैं सामान पैक करती हूँ। रुक्मणी, शांत हो जाओ। हम चलेंगे, लेकिन आज नहीं, परसों सुबह। मुझे गांव में एक और काम है। कल तक मैं उसे निपटा लूंगा, फिर चलेंगे। राम ने रुक्मणी को काम का बहाना देकर रोक तो लिया, लेकिन उसका मन अभी भी मानने को तैयार नहीं था कि हवेली में कोई चुड़ैल है। इसलिए सच्चाई की तह तक जाने के लिए वो उठा और टॉर्च लेकर कमरे से बाहर निकल गया। राम हवेली के अंदर आकर टॉर्च की मदद से चुड़ैल की सच्चाई जानने की कोशिश करता है कि तभी वो देखता है हॉल के एक कोने में मुर्गे की कुछ हड्डियां पड़ी हुई है। कुछ दारू की बोतलें भी दिखाई देती है। वो पास से देखने के लिए उनकी ओर बढ़ता है कि तभी चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। आ गया तू मेरा शिकार बनने। बिल्कुल सही समय पर आया है तू। तुझे पता है इस वक्त मेरा खाना खाने का समय होता है। अब मैं तुम्हें खाऊंगी। मुझे माफ कर दो भैया, माफ कर दो मुझे। श्याम, तू मुझे माफ कर दो भैया। दरअसल अपनी गरीबी से लड़ते लड़ते मैं थक गया था, इसलिए मैं इस हवेली को, जो कि आपके नाम है, इस पर चुड़ैल का साया बोलकर आपसे कम दाम पर खरीद कर ऊंचे दाम पर बेचना चाहता था। इसलिए मैंने ये सब किया। मुझसे गलती हो गई भैया, मुझे माफ कर दो प्लीज। हम इंसान गलतियां करने और उनसे सीख लेने के लिए ही बने हैं श्याम। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मैं चचेरा ही सही, पर हूं तो तुम्हारा बड़ा भाई, जो तुम्हारी परिस्थिति को नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसलिए मैं तुमसे वादा करता हूं, हवेली बेचकर जो भी पैसा मिलेगा उसमें से आधा तुम्हारा होगा। भैया, कही सुनी बातों पर इंसान को विश्वास करने से पहले एक बार सच्चाई जानने के लिए खुद से भी कोशिश जरूर करनी चाहिए।
जैसे राम ने की। उसकी एक कोशिश की वजह से आज दोनों भाइयों में लालच और स्वार्थ की जो दूरी थी वो भी खत्म हो गई। इसलिए मुश्किलों और डर को हल करने की पहल कीजिए, उनसे दूर मत भागिए। अगर आपके पास भी ऐसे ही कोई सच्ची कहानी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसे हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगर आपका अनुभव हमें अच्छा लगा तो हम पूरी कोशिश करेंगे उस कहानी को एक रूप में बदलने के लिए। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और प्लीज नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोस आपको समय पर मिल सके।